नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 5 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के तीसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो चुका है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग अपने संविधान की बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैकब बर्जीलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्हीं के द्वारा 1828 में रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम की खोज की गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बर्जीलियस महोदय ने थोराइट नाम का जो अयस्क है इससे थोरियम को एक्सट्रैक्ट किया था। वहीं पर अगर हम लोग मोनोजाइट की बात करते हैं तो मोनोजाइट आपके थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा थोरियम है वो आपके मोनोजाइट से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अकबरनामा का जो दूसरा भाग है ये किससे संबंधित है। तो आप सभी को ये पता होगा कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को टोटल 3 भागों में लिखा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में लिखा गया था। अगर हम इसके दूसरे भाग की बात करते हैं तो इसमें अकबर के काल के जो भी घटनाक्रम हैं उन सारे घटनाक्रम का जिक्र दूसरे भाग में किया गया है। अब पहले भाग की अगर हम लोग बात करते हैं तो अकबर के जो भी दादा बाबा थे, यानी कि अकबर के जो पूर्वज थे या फिर उनका जो आरंभिक जीवन था उसका वर्णन इन्होंने इसके पहले भाग में किया था। दूसरे भाग में अकबर के काल के घटनाक्रम थे और वहीं पर जो तीसरा भाग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसे हम लोग आइन ए अकबरी के नाम से जानते हैं और इसके अंदर अबुल फजल के द्वारा अकबर के शासनकाल में जो भी आपके आंकड़े वगैरह थे या जो भी शासन व्यवस्था थी उन सभी का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा, एम्स दिल्ली के जो नए निदेशक बने हैं नाम इनका है डॉक्टर एम श्रीनिवास। क्या नाम है? डॉक्टर एम श्रीनिवास इनका नाम है और ये आपके सितंबर 2022 में अपॉइंट किए गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया। तो इससे पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीट हो रहा है, बस लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी अलग है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना है या ब्रेकफास्ट योजना है इसको तमिलनाडु की सरकार ने शुरू किया है। तो तमिलनाडु के जो पहले सीएम थे अन्नादुरई, उनके जन्मदिवस के अवसर पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत जो भी तमिलनाडु राज्य के स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों को 150 से लेकर के 500 ग्राम ब्रेकफास्ट में सांभर और वेजिटेबल दिया जाएगा। अगला प्रश्न सिंपल सा पूछा गया कि राज्यों के जो पंचायत चुनाव हैं ये कौन करवाता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, राष्ट्रपति वगैरह के चुनाव हो, ये सारा हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन राज्यों के जो पंचायत चुनाव हैं या फिर जो आपके नगर पालिका के चुनाव हैं इन चुनावों को कंडक्ट करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो सभी राज्यों में आपको राज्य निर्वाचन आयोग मिलेगा और इसका मुख्य रूप से काम होता है कि उस पार्टिकुलर राज्य में पंचायत चुनाव और नगर निगम के चुनाव को कराया जाए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे भारत में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनके जनक के रूप में बलवंत राय मेहता जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि महमूद गजनवी अफगानिस्तान के किस प्रांत से आया था। अब ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं मिला है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग महमूद गजनवी की बात करते हैं तो ये आपके मध्य अफगानिस्तान से आया था। तो गजनवी राजवंश का यह एक महत्वपूर्ण शासक था और इसने भारत के ऊपर कई बार हमले भी किए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना है।
तो विंटर ओलंपिक की बात हो रही है। ध्यान रखेंगे इटली के 2 शहर हैं, एक का नाम मिलान है, दूसरे का नाम कोर्टिना है, और इन दोनों शहरों में 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा। वहीं पर अगर हम लोग 2024 के समर ओलंपिक की बात करते हैं तो ये आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 2028 के समर ओलंपिक की बात करें तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, और 2032 के समर ओलंपिक की बात करते हैं तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में किया जाएगा। तो सारे महत्वपूर्ण हैं, सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन है, और इसमें एक ऑप्शन आपका दिया गया था लू। क्या दिया गया था? लू। तो आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में जो आपके उत्तर पूर्व और पश्चिम से पूरब दिशा की ओर हवाएं चलती हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं लू। क्योंकि गर्मियों के समय में जो आपका स्थल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसीलिए वो समुद्र से हवाओं को अट्रैक्ट करता है, और इन्हीं गर्म हवाओं को हम लोग लू के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2022 में कर्नाटक की सरकार ने पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता किच्चा सुदीप, क्या नाम है? किच्चा सुदीप इनका नाम है। तो इन्हीं को यहाँ पर पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पुण्यकोटि दत्तू योजना ये कर्नाटक की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और इस योजना के अंतर्गत जो आपके कर्नाटक में कैटल हैं उन्हें आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कैटल अडॉप्टेशन की एक स्कीम है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किच्चा सुदीप। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंगचोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के लिए परफॉर्म किया जाता है? तो ये थोड़ा सा टफ प्रश्न पूछा गया था। देखिए, पंगचोलोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे मणिपुरी डांस के लिए परफॉर्म किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके मणिपुर का संकीर्तन म्यूजिक होता है, या फिर अगर हम लोग मणिपुरी क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो इसका सोल माना जाता है पंगचोलम को, यानी कि मणिपुरी संकीर्तन और मणिपुरी डांस की आत्मा होता है पंगचोलम। तो ये भी एक प्रकार का डांस है जो कि आपके मणिपुर राज्य में ओरिजिनेट हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? यानी कि सेडिमेंटरी रॉक की बात की जा रही है, जो कि आपके सबसे बाद में जाकर बनने वाला एक चट्टान है। तो बलुआ पत्थर की बात करें, चूना पत्थर की बात करें, स्लेट हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, नमक की चट्टान, सेल खरी, ये सारे हमारे अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न पूछा गया केलू चरण महापात्रा किस डांस से संबंधित हैं? अब देखिए, ये वाला जो प्रश्न है आज आपके सेकंड शिफ्ट में भी आया था, इससे पहले भी एक शिफ्ट में आ चुका है, और संभवतः ये आज तीसरी शिफ्ट में भी पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, केलू चरण महापात्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे उड़ीसी डांस से संबंधित हैं। देखिए, महापात्रा सरनेम के लोग आपको उड़ीसा में ही मिलेंगे। तो अगर कोई डांसर जिसका सरनेम महापात्रा है तो समझ जाइएगा कि ये हमारे उड़ीसी डांस से जुड़ा हुआ है। बाकी पंकज चरण दास जी की बात करें, सोनल मानसिंह हो गई, मीनाती मिश्रा हैं, केलू चरण महापात्र हैं, शर्मिला विश्वास हैं, सुजोता मोहपात्र हैं, माधवी मुदगल हैं, गुरु गंगाधर प्रधान हैं, ये सारे हमारे उड़ीसी डांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिल्क वर्म की खेती को क्या कहा जाता है? तो सिल्क वर्म की जो खेती होती है इसे हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। तो इसमें दो प्रोसेस होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग मालबरी के पौधों को उगाते हैं, किसके? कल्टीवेशन ऑफ मालबरी ट्रीज होता है, और उसके बाद में जो आपका कैटरपिलर होता है उसको हम लोग इस ब्रिज के ऊपर छोड़ते हैं, और उसी के द्वारा यहाँ पर कैकून को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको बाद में हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो सिल्क वर्म की जो खेती है या फिर जो सिल्क की खेती है इसे हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया था, ये मैं 100% क्लियर नहीं हूं तो कमेंट में बताइएगा कि खेल रत्न पुरस्कारों में कितनी राशि दी जाती है? खेल रत्न जो कि हमारे देश का खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसमें जो भी हमारे विजेता होते हैं उनको 25 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और यहाँ पर एक पदक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो इसमें आपके 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में, तो यहाँ पर आपको 15 लाख दिए जाते हैं,
और रेगुलर कैटेगरी में यहाँ पर 10 लाख नगद इनाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से तीसरे शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप में से किसी ने आज तीसरी शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके अलावा और कौन से प्रश्न पूछे गए थे, जिससे जब मैं आपकी इसकी PDF प्रोवाइड करूं तो उसमें उन प्रश्नों को इंक्लूड किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।